स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हमने सी प्लस प्लस में पढ़े। जो हमने देखा कि एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमेशा हेडर फाइल से स्टार्ट होता है। तो हेडर फाइल्स लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? पहले प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी दैट इज हैश, फिर इंक्लूड के बाद हम हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। तो आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो आपको हर एक प्रोग्राम में लिखनी है, और दूसरी हेडर फाइल जो है वो है इंक्लूड के बाद उसका नाम आता है दैट इज conio डॉट एच। तो डॉट एच का मतलब है कि हेडर फाइल है, इसका एक्सटेंशन एच है, दैट मींस इट इज एन हेडर फाइल। एंड हेडर फाइल्स आर द फाइल्स व्हिच हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड इनसाइड देम। उनके अंदर भी कुछ प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी हम यूज करते हैं प्रोग्राम्स में, अपने जो रेडीमेड चीजें हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई ऑब्जेक्ट यूज कोई फंक्शन यूज करते हैं, तो उस फंक्शन उस ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है उस हेडर फाइल में लिखी होती है। तो ये एक किस्म का टूल बॉक्स है जो हम अपने प्रोग्राम में पहले से ही ला के रखते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल है। जब हमने इसको इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में, तो कंपाइलर को पता है कि जो भी इस हेडर फाइल का कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फंक्शन हम यूज करने जाएंगे उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट कोई ऐसा फंक्शन यूज करेंगे और उसका हेडर फाइल हमने नहीं लिखा होगा, तो एरर आएगा, क्योंकि वो कंपाइलर उसको जानेगा ही। ठीक है। तो उसके बाद हमारा हर कोई प्रोग्राम जो है दैट हैज अ मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन क्या होता है, वहां से ही कंपाइलेशन स्टार्ट होती है। तो फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक नॉर्मल वेरिएबल से? तो फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस होते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। मींस कुछ होने का मतलब क्या हुआ? दैट मींस वी हैव इनसाइड वी हैव, ये क्या कहते हैं इसको, इसमें ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या इसमें आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, विदाउट आर्गुमेंट भी हो सकता है। ठीक है। आर्गुमेंट्स इसके अंदर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो प्रोग्राम है हमने अभी तक क्या सीखा है। अभी तक हमने ये सीखा है कि हम अपने प्रोग्राम में एक मैसेज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। दैट इज हम सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज कैसे कर सकते हैं। तो सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करना है, और सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हमारे पास जो हेडर फाइल है दैट इज iostream.h, उस हेडर फाइल को हम यहाँ पे पहले इंक्लूड करने हैं। हमें उसको तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया, तो वी कैन यूज सी आउट डायरेक्टली। तो सी आउट के अंदर मुझे एक, इसको जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम क्या करते हैं, मैसेज के लिए कोट में मैसेज लिखते हैं। हम लिखेंगे हाय देयर। ये मैसेज क्या होगा, इस स्क्रीन पे फ्लैश होगा और हम इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हाई देयर, और ये स्क्रीन जो है, जो आउटपुट स्क्रीन है, ये कुछ देर के लिए वहां पे रुका। तो कुछ देर पे रुकने के लिए कभी हम जो हमारा आउटपुट होगा वो हम देख नहीं पाते हैं। इसके लिए हम क्या करें, हम एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज गेट सी एच। ये गेट सी जो फंक्शन है ये conio डॉट एच जो हेडर फाइल इसमें ऑलरेडी डिफाइंड, इसका मतलब है ये कैरेक्टर को वेट करता है। ये फंक्शन एक कैरेक्टर लेता है, जब तक हम कीबोर्ड पे कोई कैरेक्टर प्रेस ना करें तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करके रहेगा। तो हमारा काम तो निकल गया, हमें स्क्रीन को होल्ड करके रखना था। और जब हम ये हम लास्ट में लिखते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट होगा वो हम पूरी तरह से देख सकें। और गेट सी एच का मतलब है कि हम फंक्शन को कुछ इनपुट देंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। तो हम फिर से चेक करेंगे, कंट्रोल F9 से मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो हाई डियर वहां पे है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी प्रोग्राम में दैट इज गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दे दो। कीबोर्ड का कोई भी आप की प्रेस करो, दैट विल बी द इनपुट टू दिस फंक्शन एंड इट विल गेट एग्जिट। कोई भी प्रेस करो, कोई भी की प्रेस करो आप। ठीक है। तो ये पहले भी हमने देखा था। नाउ इस सी आउट के साथ साथ हमारे पास
एक और चीज है दैट इज सीन। तो सीन का मतलब है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसको सी आउट को बोलते हैं, सी आउट के साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं और सी आउट के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। दैट मीन्स सीन हम तब करेंगे जब हम यूजर से कीबोर्ड से कोई वैल्यू मांगेंगे। तो वैल्यू लेने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल का होना जरूरी है। वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं, वेरिएबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि उन वेरिएबल्स का डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इंटीजर वेरिएबल हो सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल हो सकते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल हो सकते हैं, डबल वेरिएबल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कंपाइलर को मेरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है NUM। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर num एज ए इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, तो num को मैंने क्या किया, डिक्लेयर एक इंटीजर वेरिएबल। लेकिन इस num में अभी कोई वैल्यू नहीं, हो भी सकता है कोई गार्बेज वैल्यू हो सकता है, बट ऐसा कोई वैलिड वैल्यू नहीं है। तो इस लाइन का मकसद ये है कि हमने कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन जिसके पास कोई मेमोरी का एड्रेस है, उसको हमने नाम रखा अब num। वो इंटीजर है तो 4 बाइट्स लेगा, तो कंप्यूटर की जो एड्रेस है वो एक एक बाइट के बाद चेंज हो रही है, यानी कि 4 बाइट्स हमारे लिए मखसूस है। उन 4 बाइट्स का कॉमन नाम क्या है, num। ठीक है, हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स लेता है। अब मसला ये है कि इस num में अभी है क्या, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इस num को डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ, num इज इक्वल टू 10। इसको बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, इनिशियलाइजेशन। मैंने इनिशियलाइज किया, इसको वैल्यू दिया। अब ये वैल्यू कहाँ पे है, मेमोरी में एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम मैंने नम रखा, उस नम में अब मैंने 10 डाला। क्या ये सच में इसमें है, इसके लिए मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करना है स्क्रीन पे। जब मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा तब मुझे कोट्स देने की जरूरत नहीं। अगर मैंने इसको ऐसे रखा, ये यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप स्क्रीन पे NUM देखोगे। देखिए, रन करेंगे प्रोग्राम को, NUM आया स्क्रीन पे। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स सी आउट के साथ जो मैंने यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया, फिर कोट्स में कुछ रखा, दैट इज अ मैसेज। ये वैल्यू नहीं है, ये मैसेज है। मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं कोट्स के बगैर NUM लिखूंगा। नाम है मेरे पास मेरे प्रोग्राम में। तो अब मैं स्क्रीन पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 10 आ जाए, सी आउट का आउटपुट। स्क्रीन पे 10 आया। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग सी आउट विद एन वेरिएबल, विद अ वेरिएबल, एंड सी आउट विद अ मैसेज। ठीक है, मैसेज के लिए हमें क्या याद रखना है, इनको कोट्स में रखना है, डबल कोट्स में रखना है। वैल्यू के लिए कोई कोट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया इनिशियलाइजेशन किसी वेरिएबल का, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, हमने कोई सी इन को यूज नहीं किया। अब मैं आपको यहाँ पे सी इन का यूज दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं सी इन इसके साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करूंगा, दैट इज उसका उल्टा जो सी आउट के साथ हम यूज करते हैं। ये ऐसे ग्रेटर देन है, ये लेस देन 2 है। ठीक है, सी इन NUM में ये जब ये लाइन कंपाइल होगी, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ये यूजर वेटिंग फॉर इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट का वेट करेगी। सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद वेरिएबल का नाम, इसका मतलब है सी इन एक्सट्रैक्ट करता है वैल्यू कंसोल से, कंसोल का मतलब है कीबोर्ड से। जब ये एक्सट्रैक्ट करता है वैल्यू, फिर इस वैल्यू को स्टोर करता है मेमोरी में। तो इसका वर्किंग, सी आउट का वर्किंग इससे उल्टा है। ये इंसर्शन है, ये इंसर्ट करता है वैल्यू मेमोरी से उठा के स्क्रीन पे। वो एक्सट्रैक्ट करता है, ये इंसर्ट करता है। स्क्रीन का मतलब है कंसोल। कंसोल स्क्रीन से भी वैल्यू दे सकती है या कीबोर्ड से दे सकते हैं। नाउ जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो ये वेट करेगा खाली स्क्रीन पे कर्सर पे, किसका, मैं वैल्यू दे दूं कोई इंटीजर वैल्यू। पॉइंट वाला, डेसिमल वाला वैल्यू तो नहीं लेगा क्योंकि वेरिएबल इंटीजर टाइप है। देखिए,
नाउ इट इज वेटिंग फॉर द वैल्यू। जब मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो वही वैल्यू वापस आएगा 60। तो स्क्रीन पे क्या आएगा, क्योंकि इसके बाद सी आउट है, 60 आएगा। अब आप बोलोगे क्या मैं इस वैल्यू को कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ num इज इक्वल टू num प्लस 10। जो आपने यूजर ने वेरिएबल दिया, वेरिएबल का वैल्यू दिया num वेरिएबल का, उसके बाद क्या करेगा ये नेक्स्ट स्टेप में उस वेरिएबल को 10 ऐड फिर प्रिंट आउट करेगा। देखिए मैंने 20 दिया, एक्सपेक्टेड आंसर 30, क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको 10 ऐड करवाया। एक्सपेक्टेड आंसर 30, वी गॉट द 30 वैल्यू। ठीक है, ये वर्किंग है सी इन और सी आउट की। तो सी इन में अब हम डायरेक्टली तो वैल्यू कभी कभी देते हैं वेरिएबल का, कभी कभी, लेकिन नॉर्मली हम यूजर से मांगते हैं। तो यूजर से मांगने के लिए सिंटैक्स क्या है, सी इन लिखना है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल का नाम। अगर हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जाम्पल नाम कामा रोल, ठीक है, कुछ वेरिएबल है, रोल है उसका नाम, तो मुझे यहाँ पे एक ही लाइन में दोनों का मैं वैल्यू ले सकता हूँ। ये मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल F9, दो वैल्यू देने हैं। नम में 10 जाएगा एंटर करके, रोल में 200 जाएगा। स्क्रीन पे आया 20 और 200, लेकिन ये साथ साथ आए, 20 और 200 साथ साथ। 20 तो उसको पहले 10 को 10 ऐड किया, 200 तो ऐसे, क्योंकि 200 के सामने कोई चेंज नहीं। अब मसला ये है कि ये जो 20 और 200 सेम सेम आ गए, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस नाम और रोल नंबर के बीच में स्पेस एक डालूंगा ऐसे, फिर से, यानी कि सी आउट पहले नाम का वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर सी आउट स्पेस प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, फिर सी आउट रोल का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखिए 20 में दूंगा तो 30 और दूसरे का वैल्यू 200 दूंगा, 20 को 30 बन गया और 200 और थोड़ा बीच में स्पेस भी आ गई। ये फॉर्मेटेड आउटपुट है। जो आपने देखा था उसमें सेट विड्थ और एंडल, तो एंडल का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए एंडल करेंगे तो ये नाम वाला यहाँ पे ये मैं हटाऊंगा, ये नहीं रखेंगे, जो हम वैल्यू देंगे वही स्क्रीन पे लाएंगे। कंट्रोल F9, दो वैल्यू देने, 10 और 100, 10 और 100 वापस आ गई, लेकिन 100 दूसरी लाइन में आ गए। तो मैंने क्यों ये दूसरी लाइन में लाया, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे एक मैनिपुलेटर यूज किया जिसको हम एंडल बोलते हैं, एंड लाइन। ठीक है, तो एंड लाइन भी कर सकते हैं, स्पेस भी यूज कर, सेट डब्ल्यू भी यूज, सेट डब्ल्यू यूज करने के लिए हमारे पास iomanip.h हेडर फाइल होती है, वो यूज करें, तो इसलिए हम ज्यादा उसको यूज नहीं करते हैं। तो उसके बदले हम सीधे ही स्पेस डालते हैं। ठीक है, या इसी को लिखने का एक और तरीका है, कोई ऐसी पसंद नहीं करेगा तो उसको क्या करना है, सी आउट दूसरी बार लिखना है, किसको, रोल, दूसरा वेरिएबल है रोल। और अब देखिए इसके बाद भी ये एक ही साथ आएंगे, जो मैं वैल्यू दूंगा 10 और 100, ये तो एक ही साथ आएंगे, 10 100, ये लगता है 1 10 100 1000 10,000 100 लगता है, लेकिन ये 10,000 100 नहीं, ये 10 और 100 है, अलग अलग है। तो इस चीज को सही तरीके से लाने के लिए स्क्रीन के साथ, इससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक और सी आउट लगाऊंगा, सी आउट, इसमें क्या लिखेंगे, या स्पेस डालेंगे या एंड लाइन डालेंगे। देखिए अब तो 10 और बीच, इसके बीच में 10 और 100 का वैल्यू देंगे, 10 और 100, 10 पहली लाइन पे आया और 100, ये दूसरा 10 और 100 क्या, ये हम प्रिंट करवाते हैं उस चीज को जो हमने यहाँ से सी इन के थ्रू मेमोरी में रखा था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, दीज आर द बेसिक थिंग्स। और इसके साथ ही हम यहाँ पे जो डेटा टाइप्स हमने देखे थे, हम कोई भी डेटा टाइप हमारी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हटाएंगे। अब मैं एक फ्लोट वेरिएबल दूंगा, फ्लोट एन, एक एन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं यूजर से बोलता हूँ आप इसका वैल्यू दे दो, सी इन एन, यूजर बोलता है, यूजर देता है वैल्यू। तो मुझे फिर प्रिंट किसको करना है,
मेरा वेरिएबल नम है इस वक्त प्रोग्राम में नहीं, मुझे खाली n है, तो मुझे प्रिंट n को करना है। कंट्रोल F9, फ्लोट FLOAT है, FLOAT फ्लोट। तो कंट्रोल F9, वैल्यू देना है मुझे पॉइंट वाला 24.78, 24.78। अगर मैं यही प्रोग्राम को चेंज करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे इंट लिखूंगा और वैल्यू दूंगा 25.89, तो आंसर आएगा ओनली 25, बिकॉज जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर वो इंटीजर है, वो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेता। स्क्रीन पे क्या है 25। ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेटा टाइप्स है उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स भी हमने देखे थे। ऑपरेटर्स के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम 2-3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, a, b, c। पहले 3 में वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं a में कोई वैल्यू लूंगा 10, ठीक है, b में 20। हर एक स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं C++, ये आपको याद रखना है, ये सेमीकोलन से एंड होते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। क्योंकि जो जब भी हम सेमीकोलन लगे तो हम बोलते हैं कि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद तीसरी लाइन है C इक्वल टू A प्लस B। जब कंपाइलर इस ऑपरेशन को देखेगा, वो A के वैल्यू को B के साथ ऐड करके C को असाइन करेगा। तो मुझे प्रिंट किसको करना है, मुझे प्रिंट C को करना है। देखो 30 आंसर आएगा स्क्रीन पे, 30 आ गया स्क्रीन पे आंसर। तो इस तरह हम कोई भी ऑपरेशन इसमें से कर सकते हैं। देखिए उसके बाद मैं माइनस करूंगा a माइनस बी, यानी कि 10 माइनस 20, तो आंसर आएगा -10, -10 आ गया आंसर। इसके बाद में मल्टीप्लाई करूंगा a और b को, मल्टीप्लाई 8 के ऊपर स्टार होता है 200, 20 इंटू 10 200, ये भी आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे डिवाइड दिखाऊंगा, डिवीजन में फर्क क्या है। यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए इसको 25 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 6 25, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा आंसर, 6 आ गया आंसर। अब मैं आपको दिखाऊंगा मॉड्यूलर डिवीजन। उस वक्त क्या करते हैं, हमें रिमाइंडर की जरूरत होती है कभी, तो a परसेंटेज भी, इसका मतलब है ये मॉड्यूलर डिवीजन है। अब इस वैल्यू तो वही है 25 और 4, 25 को 4 से डिवाइड करें, 4 6 24, नीचे बच गया 1, तो आंसर आएगा अब 1, अब 6 नहीं आएगा आंसर, 1 आ गया। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ये बेसिक ऑपरेशन थे जो हमने देखे यहाँ पे, जो ऑपरेटर्स हमने 4 देखे यहाँ पे, प्लस माइनस डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन। तो ये मॉड्यूलर डिवीजन किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि हम कभी रिमाइंडर को भी यूज कर सके। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न। जब हम प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे तो ये चीजें हम सीखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।